खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मौत के सामने बड़े बड़ों को भी झुकना पड़ता है करण। अच्छा मैं चलती हूँ, और हमारी अगली मुलाकात में अगर वो पहला वाला करण मिलेगा तो मुझे ना शिकायत होगी ना हैरानी। बयान के मुताबिक सस्पेक्ट की तस्वीर तैयार करवा ली गई है। अगर आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं तो आ जाएं। हाँ सके क्या, बस यूं समझ लीजिए कि मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया हूँ। ओके सुनो, मुझे निकलना है। मल्होत्रा फैमिली के किसी मेंबर ने केशव का कत्ल करवाया था? बेशक, लेकिन कौन? ये कौन हो सकता है? ये राज तो रक्षंदा के साथ उसकी कब्र में दफन हो गया, लेकिन रंजीत की कब्र खोद के उस राज को तलाशना है। मुझे पता चला है कि केशव का कत्ल मल्होत्रा फैमिली के किसी मेंबर ने किया है। व्हाट? Are you sure? मैं जज्बात में आकर केशव के कत्ल की कल्पना नहीं कर रही हूँ सौरभ, बल्कि कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो इस सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं। श्वेतलाना, ये भी तो हो सकता है कि केशव ने किसी तुम केशव से नहीं मिले थे। उसे नशा था तो कामयाबी था, दौलत कभी उसे सर नहीं चढ़ी थी। उसने रुपए पैसे को कभी दांत से नहीं पकड़ा था, बल्कि अपनी जायदाद को बड़ी सच्चाई से सब में बांट रखा था। फिर क्यों किसी को उसका कत्ल करने की जरूरत पड़ी? श्वेतलाना, हो सकता है कि मल्होत्रा फैमिली के किसी मेंबर की बेईमानी का नतीजा। कौन हो सकता है वो गिरा हुआ इंसान? उसे क्या हासिल हो गया? क्या उसकी नीयत भर गई? क्या वो बददिमाग आदमी नहीं जानता था कि आज अगर केशव जिंदा होता था तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कितनी तरक्की कर चुकी होती, बल्कि उसके हिस्से में और पैसा आ जाता। केशव की मौत के साथ साथ मेरी जिंदगी का, रंजना देवी की जिंदगी का, ऋषभ की जिंदगी का कितना कुछ मर गया। इसका मतलब इस पाप में एक नहीं कई खून शामिल हैं। वैसे तुम्हें किसी पे शक है? मल्होत्रा फैमिली का हर मेंबर एक दूसरे पर शक कर रहा है। मैं शायद केशव के एक्सीडेंट में मौत हो जाना अपना दुर्भाग्य समझकर भुला सकती थी सौरभ, लेकिन केशव का कत्ल कभी भुला नहीं सकती हूँ, और ना ही उसके घाती को मैं माफ करूंगी। श्वेतलाना, जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिल जाती तुम्हें उसे भुलाना भी नहीं चाहिए। तुम फिर कभी मुझ पर तानाकशी तो नहीं करोगे? ऋषभ, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, यहां से जाओ। झगड़ा हो जाएगा हम दोनों के बीच। मेरे सर पे इस वक्त खून सवार है। नहीं करण, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। तुम चाहो तो मुझसे झगड़ा कर सकते हो, वैसे भी काफी दिनों से हमारी लड़ाई नहीं हुई। क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? झगड़ा नहीं कर पाए ना? करण, करण संभालो अपने आप को। सर ठंडे दिमाग से सोचो, जो हरकत तुमने आज पुलिस स्टेशन में की है, क्या वो जायज थी? नहीं, वो गलत थी। अब वो आर्टिस्ट इतनी मेहनत से वो चेहरा बनाकर लाया था, और तुमने। करण, पुलिस वालों को, मुझे, यहां तक कि तुम्हें भी कितना इंतजार था कि रंजीत के बारे में कोई सुराग हमारे हाथ लग जाए। बस उस तस्वीर को देख के मैं क्यों बौखला गया, क्यों काबू खो दिया मैंने, यह कोई नहीं समझेगा। पुलिस वालों के लिए रक्षंदा का कातिल सिर्फ एक अनसॉल्व केस है, और मेरे लिए नहीं जानता मैं, लेकिन जब भी तुम्हें इस तरह देखता हूं तुम्हारा दर्द मुझे दिखावा लगता है। मैं अपनी सारी ताकत इस तरह बौखलाकर वेस्ट नहीं करना चाहता करण, बल्कि मैं अपनी सारी ताकत उस वैशी रंजीत को तलाशने में लगाना चाहता हूं। तुम समझते क्यों नहीं? वो तस्वीर तुम्हारे लिए रंजीत का चेहरा होगी, मेरे लिए बदकिस्मती का एक धब्बा थी जो रक्षंदा को लेकर चली गई। रक्षंदा सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं है, वो हमारा, हम दोनों का दर्द है। और फिर तुम ये क्यों नहीं समझते कि वो रंजीत के पास मेरे बाप के कातिल का सुराग भी है?
जी तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में महज एक हादसा बनकर आया है, लेकिन जब कभी वो मेरी जिंदगी में आया है तो मौत का कारण बना है। पहले डैडी और अब रक्षंदा, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरा विश्वास करो। मैं उस आदमी को पाताल से ढूंढ कर निकाल के लाऊंगा। उसके तलाशने में मैं तुम्हारे साथ हूं। करण, अरे रिया, तुम यहां आने वाली थी, तुमने मुझे बताया नहीं। श्वेतलाना, ये मेरी बेटी रिया। हेलो रिया। हेलो बोलो बेटे। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। ये बातें बच्चों को कही जाती है और मैं बच्ची नहीं हूँ। रिया, इट्स ओके सौरभ, ये थोड़ा नाराज लग रही है, शायद तुमसे कुछ कहने आई थी। मैं चलती हूँ। रिया, मैं तुम्हारी इस बदतमीजी का रीजन पूछ इट्स सकता हूँ? ओके सौरभ, तुम डिनर पे आ रही हो? बाद में बात करते हैं। बाद में नहीं, अभी। तुम रात को डिनर पे आ रही हो? ओके, गुड, बाय। बाय। What a pleasant surprise, sir. No, I'm sorry, it will not be very pleasant, बैठिए। क्या बात है सर, आप कुछ नाराज लग रहे हैं? नाराज तो मैं काफी हूँ आपकी इन लगातार छुट्टियों की वजह से। सर लेकिन मैंने अपनी गैरहाजिरी का असर कंपनी की प्रोग्रेस पर तो नहीं आने दिया ना। मैं समझता हूँ ऋषभ, लेकिन स्टाफ के हर एक मेंबर को तो मैं नहीं समझा सकता ना। और ये भी सुनने में आया है कि लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। लेकिन सर तुम्हारे साथ प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाते वक्त मैंने ये उम्मीद रखी थी कि लोग हमारे एसोसिएशन पर नाज रखेंगे, और ऐसी कंप्लेंट्स आने लगी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। आई एम सॉरी सर, लेकिन ऐसी कंप्लेंट्स अब आप तक कभी नहीं आएंगी। मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा सर। दरअसल पिछला दौर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा आया था कि मैं कुछ बेबस सा हो गया था। बट आई एम सॉरी, नो एक्सक्यूजेस। जब इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर कोई आदमी होता है जैसे कि तुम हो, तो अपने प्रॉब्लम्स घर छोड़ के आया करो, और हर ऑफिशियल को यह सीखना जरूरी होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ऋषभ, मुझे ऐसी सिचुएशन में मत डालना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले और मैं कुछ ना कर पाऊं। इज दैट क्लियर? मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया है श्वेतलाना। दिमाग में और कोई ख्याल आता ही नहीं है। बस दिन रात यही सोचती रहती हूँ वो आदमी कौन था, मैंने उसे कहाँ देखा है, उसने मुझे कहाँ देखा है। ऑब्वियसली ही न्यू मी, इसीलिए मुझे पहचानते ही वो वहां से उठ भागा। और क्यों भागा? ओह, आई जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट गोइंग मैड। अपने आप को इतना परेशान करोगी तो इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। जितना छटपटाओगी उतना ही जवाब से दूर चली जाओगी। भूल जाओ इस सवाल को। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन नहीं भूल पाती। वो कमबख्त मेरे सपनों में आने लगा है। रोज रात को सोती हूँ तो डर लगता है कि पता नहीं आज किस रूप में आएगा वो। Just going nuts. लगता है मौसम ही कुछ ऐसा है। कई राज सामने आकर खड़े हो गए हैं, और करण ने एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया है कि मेरी भी नींद हराम हो गई। कैसी सच्चाई? देविका, केशव का कत्ल तो हुआ था, लेकिन कातिल मल्होत्रा फैमिली का कोई मेंबर है। मैं कब से इस बात के नारे लगाती आ रही हूँ, कब से। बल्कि शुरू में मुझे लगा करण वो आदमी है, क्योंकि उसकी जैसी आवाज मैंने फोन पे इटली पे सुनी थी। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते रहे, जाहिर है कि करण वो आदमी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं इटली से यहाँ आई थी, ये पता लगाने के लिए कि वो है कौन। बल्कि उसने मुझे भी खत्म करने की कोशिश की। हैरत की बात यह नहीं है कि केशव का कत्ल हुआ था, हैरानी की बात यह है कि कातिल मल्होत्रा फैमिली का कोई मेंबर है। कौन हो सकता है वो? सुनील, वुड यू अलाउ मी टू कम इन प्लीज? तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हमारे घरेलू ताल्लुकात की मौत हुए काफी अरसा हो गया है। आज क्या यहां आप श्रद्धांजलि देने आए हैं? नहीं, पिछली बातों को भूल जाओ। मैं तो याददाश्त ऐसी चीज होती है जिसमें स्विच बोर्ड नहीं होता है, और शायद आपकी याददाश्त में ये स्विच बोर्ड की सुविधा होगी। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ किया और याददाश्त से वो सारी यादें गायब। हाँ, वक्त के साथ वो यादें जरूर धुंधली हो जाती हैं, पर आज आपको यहां देखकर वो सारी यादें एकदम से ताजा हो आई हैं। शायद मैं आपको भुला बैठा था,
मिस्टर मल्होत्रा, पर आपकी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। उन यादों में एक नई चमक सी आ गई है। जानता हूं सुनील, लेकिन अगर मैं यहां तुम्हारे घर में आया हूं तो यूं समझ लो कि तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफी? माफी आपको इस बार बिल्कुल नहीं दी जाएगी। माफी की सहूलियत आपके पास उपलब्ध है, इसलिए आप गलतियां करने से बाज नहीं आते। ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानते हो कि पिछले कई महीनों से करण मेरे जहन पर हावी था। क्या जानता था कि वो मुझे अपना जरिया बनाकर अपने घिनौने खेल खेल रहा है। वाह वाह महन बाबू, वाह। आपका इतना लचीला वजूद है, इतना लचीला वजूद है आपका, जैसे नर्सरी के बच्चों के हाथ में क्ले, जिसका वो जब चाहे कुछ भी बना लेते हैं। करण नर्सरी का बच्चा नहीं है। मत जिम्मेदार ठहराइए किसी और को अपनी गलतियों का, प्लीज। आप अपनी कमजोरियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराकर हर बार अपने आप को बाइज्जत बचा ले जाते हैं। सुनील, यहां खड़ा तुम्हारे घर में तुम्हारी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा हूं, इससे तो साफ जाहिर है ना कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अच्छा, मल्होत्रा साहब, एहसास भर कर लेने से क्या होगा? मामूली गलतियां तो आपने नहीं की है, बड़ी आला दर्जे वाली गलतियां की हैं आपने। पूरा बंदोबस्त किए बैठे थे नीतू को जेल भिजवाने का। मेरी और रीतू की खुशियों की आपने इस कदर धज्जियां उड़ाई हैं कि दिल की हर धड़कन में दर्द का आभास सा होता है। रीतू और नीतू भी मेरी हस्ती का हिस्सा है। सुनील, क्या जानता था कि अनजाने में मैं अपनी ही दुनिया बर्बाद कर रहा हूं। जानते हो, अगर तुम मुझे उस रिश्वत के केस से नहीं बचाते तो ना जाने आज क्या हो जाता। मैंने जो भी किया है अपने स्वार्थ की वजह से नहीं किया है। यूं समझो कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अब तुम सुनील मेरी गलतियों को मेरा गुनाह मत बनाओ। अगर आदमी अपने आप कोई छुरा मार ले तो उसे कत्ल नहीं कहा जा सकता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उस इंसान पर थोड़ा सा तरस खाना चाहिए। तुम भले ही मुझे माफ ना कर सको तो मेरी बदनसीबी, हाँ, मुझ पर थोड़ा तरस तो खा ही सकते हो ना। प्लीज सुनील, शो मी सम कंपैशन प्लीज। दया, तरस, कंपैशन, ये जितने सारे वर्ड्स हैं, ये जितनी सारी भावनाएं हैं, ये मुझे आपके लिए पहले आती थी। अब तो आपको देखकर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है सुनील, तुम अगर मुझे माफ नहीं करना चाहते तो ना सही, लेकिन कम से कम हम दोनों आराम से बैठकर तुम्हारी और ऋतु की शादी की बात तो कर सकते हैं ना। What? ओह, हाँ, ऋतु से शादी। इस मुद्दे पर भी मुझे एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। सॉरी ऋषभ साहब, आप बिजी हैं, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, रोनी आओ अंदर बैठो। थैंक यू सर। थैंक यू ऋषभ साहब। क्या बात है रोनी, ये क्या ऋषभ साहब लगा रखा है? हाँ? अरे इतने बड़े ऑफिस के इतने बड़े कैबिन में तो साहब लोग ही बैठते हैं ना। रोनी, अगर ये ऑफिस तुम्हें बड़ा लगता है, अगर ये कैबिन तुम्हें बड़ा लगता है, तो इनको साहब को। इस कुर्सी पर बैठने वाला ऋषभ वही पुराना ऋषभ है। और एक बात बताऊं, कुर्सी की ऊंचाई से अपने कद की गलतफहमी पालने वालों में से मैं नहीं हूं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं। बताओ।
इतनी बड़ी इंटरनेशनल फर्म के इतने बड़े ऑफिस साहब के इतने बड़े कैबिन साहब में मैं पहली बार आया हूँ। मैं बाय गॉड, आपके ये बाहर जो पियन बैठे हैं ना, वो इतना टिप टॉप है कि मेरे को कॉम्प्लेक्स हो गया। रॉनी, अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। इंसान का सबसे बड़ा लव अफेयर खुद अपने आप से होता है। और एक बात बताऊं, अपनी शख्सियत के हर पहलू पर गुरूर ना सही, प्यार जरूर होना चाहिए। पर्सनालिटी में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हर कॉम्प्लेक्स से छुटकारा मिल जाता है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब से आपने मेरी मदद की है और मुझ पर एहसान किया है ना, मुझे अपने आप से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लग पड़ा है। रॉनी, मैंने कभी तुम पर कोई एहसान नहीं किया। हाँ, शायद ये बात मैंने तुम पर पहले कभी जाहिर नहीं की, लेकिन तुम हमेशा से मुझे अच्छे लगे। हाँ, कभी कभार हमारे बीच में जो टेंशन हो जाया करता था वो इसलिए कि कभी कभी मेरा मूड खराब होता और कभी कभी तुम्हारा। अब देखो ना, मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया, तुमने झट से मान लिया। भाई, अब इसमें एहसान का लेन देन कहां से आ गया? अरे यार, कुछ लोग तो जिंदगी में ऐसे हो जिन्हें हम अपना कह सके। क्यों? इस साला आप तो डायरेक्ट दिल को ही डायल कर देते हैं। ये कान का ऑपरेटर तो बीच में आता ही नहीं। रॉनी, खैर छोड़ो इन बातों को। तुम सुनाओ, कामकाज कैसा चल रहा है? काम तो इस रफ्तार से चल रहा है कि इससे तेज चल ही नहीं सकता। गुड। वो जैसे गाड़ी की टॉप स्पीड होती है ना साहब, उसी तरह मेरे कारोबार की गाड़ी की भी टॉप स्पीड आ चुकी है। अगर गाड़ी की स्पीड और तेज नहीं हो सकती तो क्यों ना तुम अपनी गाड़ी को हवाई जहाज बना दो? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे इसी तरह मिलता रहा ना तो वो भी कर दिखाऊंगा। तो भाई मुझे मिलते रहो, बिना अपॉइंटमेंट के जब चाहो इस दरवाजे से अंदर आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ओके? जब भी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकलती है ना, मुझे लगता है कि मेरी खुशनसीबी मुझे न्योता दे रही है कि रॉनी, भंडारे तेरे लिए 24 आवर्स 24 घंटे खुले हैं। जब जी चाहे आ, जितना जी चाहे लेकर चला जा। नहीं रॉनी, नहीं नहीं, किसी भी इंसान को अपने सर पर इतना मत बिठाओ कि वो माथे की लकीर बन जाए, समझे? वो तो आप बन चुके हो ऋषभ साहब। अरे जब से आप मेरे बिजनेस से जुड़े हो ना, मेरा छोटा सा ऑफिस तो क्या, उसके बाहर वाली गली भी आबाद हो गई है। और फिर उसके बाद आपने जो बिजनेस के लिए मार्केटिंग की, क्या है कि लकीरें आपने मेरे माथे पे खींची तो सही, लेकिन माथे की जगह भी कम पड़ गई तो मेरे टकले पर खींचनी पड़ी। रॉनी प्लीज डोंट एम्बैरेस मी यार। ऋषभ, मैं जो कहने आया था मैंने कह दिया। अगर ना कहता तो मेरे दिल में गुबार सा बन के रह जाता। जानते हो, जब मुझ जैसे बुरे आदमी के साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ऋषभ साहब। ठीक है। सोचने बैठे तो हर कोई कातिल नजर आएगा स्वेतलाना, बल्कि देखा जाए तो मुझे भी केशव का कातिल ठहराया जा सकता है। और उस कहानी को थोड़ा और लंबा खींचें तो तुम्हें भी उसके कत्ल में लपेटा जा सकता है। वैसे तो इल्जाम किसी पर भी लगाया जा सकता है ना। That's the whole problem. यहीं बैठ के सोचते रहेंगे तो कातिल समझ में नहीं आएगा। अजीब सा दौर है, जिंदगी का जैसा हर पहलू उलझ गया है। खैर, हर पहलू तो नहीं, तुम्हारा एक पहलू तो बहुत ही सुलझा हुआ है। कौन सा? सर्टेन डॉक्टर सौरभ। ऐसी बात नहीं है देविका। कम ऑन, यू इन लव विद हिम, आरंट यू? नहीं, वो बात नहीं है। मेरा मतलब तुम्हारा मतलब ये नहीं और वो नहीं तो क्या है? सौरभ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उस पर अपना प्यार जाहिर करने की हिम्मत नहीं है। पता नहीं बच्चे मेरे इस फैसले पर कैसे रिएक्ट करेंगे। लोग स्वेतलाना, जिस फैसले से तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को भी उसी फैसले से खुशी होगी। और अगर सौरभ और तुम दोनों इस फैसले से खुश हो तो तुम दोनों के बच्चे बहुत खुश होंगे। खुशी एक बड़ी अजीब सी चीज होती है। जब दिल खुश हो तो दुश्मन भी प्यारा लगने लगता है और हर बड़ी प्रॉब्लम बहुत छोटी सी नजर आती है। और अगर आदमी अकेला हो तो अपने पे झल्लाता है और पूरी दुनिया से उसे रंजिश रहती है। Love is a many splendid thing, my dear.
देखिए अब मेरे इस प्यार का क्या हश्र होता है। सौरभ ने अपनी तरफ से कुछ जाहिर नहीं किया। अल्फाजों में जाहिर नहीं किया है, शायद इसलिए वो मुझे डिनर पर बुलाना चाहता है। कैंडल लाइट एंड ऑल दैट। अपनी लव स्टोरी का हर चैप्टर मुझे बताते रहना, कम से कम मुझे भी लगेगा कि मोहब्बत नाम की चीज से वाकिफ हूं। तुम्हारी ही खुशी में खुश हो लेंगे।